So, hello everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu. In this session, guys, we are going to do the PMI analysis, which is the pre, mains, and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. All right. So let's begin with the session without any delay. And let me tell you one thing, that after reading any particular article from any newspaper, you have to do the PMI analysis of that article. That is very important. You should know कि किस तरीके से वो आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस आर्टिकल्स में से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट. And for that, the PMI analysis is of very much importance. And I'm doing it for you, so please do not waste your time in doing this PMI analysis. Just watch these sessions and आपको पूरा एक अच्छा brief मिल जाएगा about any article. Alright, so let's begin with the very first article, which is once again about the prevalence of Hindi in the country. ठीक है, जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज बनाने की आजकल जो बातें चल रही हैं उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. नाउ रिमेंबर, अभी 2 दिन पहले ही हमने इस आर्टिकल को हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं. तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट सेशन देन यू कैन वॉच दैट सेशन. दैट वाज ऑन 12th of April. ठीक है, 2 days बैक. ठीक है ना. तो यू कैन वॉच दैट सेशन, और उसमें जितनी भी डिटेल्स है रिलेटेड टू हिंदी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है. So I will not discuss those things again because it was recently discussed. Alright. अगर पुराना होता तो मैं डिस्कस कर लेता, बट 2 दिन पहले ही डिस्कस हुआ है. तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट हिंदी वाला थिंग वंस अगेन. ऑलराइट. बट इसमें 2-3 एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेंशन है इस आर्टिकल में, वो हमें पढ़ना ज़रूरी है. तो उसकी बात करते हैं क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आर्टिकल कह रहा है कि यस, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी ऑल नो इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है. And the official language used for communication between the states shall be the language that has been in use at the time of adoption of the constitution, and this language was English. ठीक है. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा ये कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 343 में ये कहता है कि 343 के हिसाब से जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी होगी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. लेकिन ये भी बोला गया था कि 15 साल के बाद, ठीक है, पहले 5 साल फिर 10 साल, 15 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, जो कि ये बताएगा कि हमें अब इंग्लिश को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. ठीक है. और हिंदी के लिए ये था कि अगर कोई स्टेट हिंदी रखना चाहता है तो वो रख सकता है, अदरवाइज इंग्लिश वुड बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, जब तक कि वो कोई और ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं कर लेता. फॉर एग्जाम्पल, अगर तमिलनाडु स्टेट की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज उस टाइम एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया था इंग्लिश, और उसके बाद तमिलनाडु ने अपना एक दूसरा जो रीजनल लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट कर लिया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. अब इसमें एक आर्टिकल है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल नंबर 344, जिसकी बात इस आर्टिकल में की गई है. तो आर्टिकल 344 में 2 पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होनी चाहिए. इट प्रोवाइड्स फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया 15 साल के बाद, पहले 5 साल और फिर उसके 10 साल बाद, यानी 15 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा. एंड द कमीशन विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन द कंट्री. कि अगर हिंदी लैंग्वेज का प्रोग्रेसिव यूज हो रहा है देन वी विल मेक हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एंटायर कंट्री. ठीक है. उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो क्या अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. एंड फाइनली, फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस. क्या हमें हिंदी की जो देवनागरी स्क्रिप्ट वाले न्यूमरल्स है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अभी भी जो इंटरनेशनल फॉर्म चल रही है उसी का इस्तेमाल हम करते रहें. तो मेजर 3 एरिया में रिकमेंडेशन करने की बात की गई थी इस कमीशन द्वारा. ठीक है. एंड देन वी हैव एन आर्टिकल नंबर 344 which provides for a committee consisting of 30 members, 20 from the parliament and 10 from the state assemblies, 20 from the house of people. This I think is incorrect here. 20 from the house of people and 10 from the council of states. This is the actual. So I'll make the corrections in the PDF. And I think ये हिंदू में भी गलत दे रखा है. 20 जो है इसमें हाउस ऑफ पीपल से होते हैं और 10 होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट से. बट हिंदू का ये स्टेटमेंट था कि 10 फ्रॉम द स्टेट असेंबलीज, बट आई थिंक इट इज 20 फ्रॉम द हाउस ऑफ पीपल एंड 10 फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है. तो मैं चेक कर लूंगा, अगर कुछ भी करेक्शन होगा तो आई विल मेक द करेक्शंस इन द PDF. अब इस आर्टिकल में एक चीज़ और मेंशन थी, हालांकि ये डायरेक्टली कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल, बट येस दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन. जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक बुक का इसमें जिक्र किया गया है, देसीना ममला.
ठीक है, देसी नाममला विच वाज रिटन बाय आचार्य हेमचंद्र हु वाज अ जैन स्कॉलर एंड दिस वाज रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज. This was written in the Prakrit language by Acharya Hemchandra. All right. So do remember this. In pre they can ask you this question. कि देसी नाममला किसने लिखी है, कौन से स्कॉलर ने लिखी है? So it was written by Acharya Hemchandra. In which language? प्राकृत language. प्राकृत लैंग्वेज में ये बात लिखी गई है. एंड इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं है. So please do not waste your time in reading this article because we have already discussed all the aspects related to the Hindi as official language or national language 2 days back. ठीक है. And now the PMI analysis is very important. So let's do that. PMI analysis की अगर हम बात करें, so pre में they can ask you about article 344 directly. कि 20 वही उसी कमेटी के बारे में पूछ सकते हैं कि वो जो कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 20 मेंबर्स होंगे फ्रॉम दी हाउस ऑफ पीपल एंड 10 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट. इस तरीके से स्टेटमेंट हो सकती है. इसके अलावा आर्टिकल 344 में जो कमेटी बनाई थी प्रेसिडेंट ने उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट हो सकती है. सो 3 or 4 such statements can be given in your exam and you would have to identify the correct or incorrect statement. And now मेंस में इसका काफी ज्यादा रिलेवेंट है इन GS2 गवर्नेंस एंड इंडियन पॉलिटी. गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी में इसका काफी ज्यादा स्कोप है. तो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. ये अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था. लुकिंग एट द प्रिविलेज ऑफ हिंदी इन द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी, इज इट एडवाइजेबल टू मेक हिंदी एज लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया? एंड इफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन देन यू शुड वॉच दैट सेशन जिसमें हमने ये डिस्कशन कर रखी है पूरी कि क्यों हमें हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए. ठीक है, 1-2 चीजें यही थी उसमें कि हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इट इज बीइंग स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन. तो व्हाट अबाउट द रेस्ट 50%? अगर हम 50% के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज बना देंगे तो बाकी 50% क्या करेंगे? ठीक है. और दूसरी चीज ये भी है कि इंडिया जो है वो कभी भी, इंडिया का फोकस हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर है. then why are we focusing on one language then we have more than thousands of language along as per the census 2011. ठीक है ना, around 1200-1300 लैंग्वेज है हमारे देश में as per census 2011. then and हिंदी उसमें से सिर्फ एक लैंग्वेज है. then why only Hindi as the national language? why not Telugu? why not Bengali? why not Punjabi? ठीक है. and interview में don't you think that we should have a national language when all the developed nation have theirs? अब डेवलप नेशन क्या कर रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो और उसके बाद भी वो देश यूनाइटेड फॉर्म में रह रहा हो. तो हमारा जो एसेंस है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का है. तो डेवलप नेशन क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें अपने एसेंस को पकड़ के चलना है. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का विजन था उसको पकड़ के लेके चलना है, उसको ब्रेक नहीं करना है. ठीक है, तो यू कैन गिव दैट आंसर. एंड हिंदी को क्यों नहीं बनाना चाहिए नेशनल लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं 2 days बैक ऑन 12th of April. ठीक है. So I hope this PMI analysis is clear. And now another article regarding the सोलर पावर जनरेशन. जो सोलर पावर सेक्टर है इंडिया का, उसमें जो टारगेट्स हमारे मिस हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं, उसके क्या रीजंस हैं, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में मेंशन है. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज दीज डेज गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर टॉकिंग अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी. एंड हमारी भारत सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रही है कि जो फॉसिल एनर्जी है उसको सब्सटीट्यूट करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी से सब्सटीट्यूट कर दिया जाए फॉसिल एनर्जी को. तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सबसे पहले तो इसमें बताया कि भाई देखो 2011 से अभी तक 2021 तक पिछले ये जो 10-11 साल है इसमें 59% का जंप हुआ है इन दी सोलर सेक्टर. नाउ दिस आर्टिकल इज ओनली अबाउट दी सोलर सेक्टर एंड नॉट द एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर प्लीज. ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे केवल सोलर सेक्टर की बात करेंगे. तो द सोलर सेक्टर, इंडिया सोलर सेक्टर has grown at a compound annual growth rate of around 59% from just 0.5 gigawatt in 2011 to 55 gigawatt in the year 2021. And if you remember, the government had set the target to produce 100 gigawatt of solar energy by the year 2022, and this target was set in the year 2015. So we are about to miss the target because 2022 में अप्रोक्सीमेटली 19 गीगावाट एनर्जी ही इसके अंदर एडअप हो पाएगी. तो 55 प्लस 19 कितने हो जाएंगे? 74 गीगावाट. देन 26 गीगावाट फिर भी कम होगा. ठीक है. द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जिसको जस्ट नेशनल सोलर मिशन भी कहते हैं, it was commenced in the year 2010 and it was the very first step taken by the government of India in the solar power sector.
और ये वाला जो मिशन था 2010 में, इसमें टारगेट सेट किया गया था दैट वी विल प्रोड्यूस 20 गीगावाट solar power, solar energy by the year 2022. But this target was revised in the year 2015 to 100 gigawatt, and again it was revised last year in the month of August 2021, and the new target is what? 300 gigawatt by the year 2030. And overall target of renewable energy is 500 gigawatt by the year 2030. And of course अभी recently प्राइम मिनिस्टर ने जो COP26 हुआ था उसमें टारगेट सेट किया है दैट by the year 2070 India will be a carbon neutral economy. Alright, तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, प्री में ये स्टेटमेंट्स में हो सकते हैं, ठीक है. Now what are the other things related to the solar sector of India? So remember, India currently ranked 5th after China, US, Japan and Germany in the solar power production, and as of April only about 50% of 100 gigawatt target consisting of 60 gigawatt of utility scale and 40 gigawatt of rooftop solar capacity has been met. केवल 50% आउट ऑफ दिस 100 गीगावाट टारगेट दैट वाज सेट इन द ईयर 2015, उसका केवल 50% ही, अप्रोक्सीमेटली 50% ही कवर हो पाया है, ठीक है ना. एंड नियरली 19 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी एडेड इन 2022, ठीक है. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तब भी हमारे पास अराउंड 26 गीगावाट का शॉर्टेज रह जाएगा. So we will definitely miss this target. Now what are the reasons for this slow growth? So number one is the COVID-19. COVID-19 की वजह से जो सप्लाई साइड डिसरप्शंस हुई थी, उसकी वजह से जो सोलर पावर कैपेसिटी जनरेशन है हमारी वो नहीं हो पाई. नंबर वन. नंबर टू, लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस. लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द सोलर एनर्जी, ठीक है. इनकंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कंसर्टेड एफर्ट्स किए हैं इन दिस एरिया, बट स्टेट गवर्नमेंट का उसमें इतना ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं दिखाई देता. एंड इसके अलावा फाइनेंसिंग एक बड़ा इशू है, बिकॉज सोलर एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है अभी भी हमारे देश में. तो गवर्नमेंट हैज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दिस सोलर पावर जनरेशन. ओनली देन द कंज्यूमर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोलर पावर, ठीक है. उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कॉस्ट कम नहीं कर पाएगी, अगर गवर्नमेंट कॉस्ट कम करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, देन डेफिनेटली जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे टुवर्ड्स दी सोलर पावर जनरेशन, ठीक है. एंड इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं, लाइक रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स आर देयर, लिमिट्स टू नेट मीटरिंग. नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन सोलर पावर की तरफ स्विच कर रहा है देन ही शुड गेट सम बेनिफिट्स. तो जो नेट मीटरिंग है उसका मतलब ये है, तो उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं. Taxes on imported cells and modules, unsigned power supply agreements, etc. So these are some of the reasons कि हमारा जो सोलर पावर सेक्टर है वो स्लो डाउन है, उसके अंदर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है. Alright, now government of India has taken various initiative like प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, then one nation one world one grid, then we have national solar mission. Of course इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने में इंडिया का काफ़ी बड़ा हाथ था along with the France, and rooftop solar program phase 2 which was launched recently. So all these programs are already being implemented by the government of India and to enhance the solar power generation in the country. But despite of all these efforts, government of India by the government of India अभी भी हम अपने टारगेट्स को मिस करने वाले हैं जो कि 2015 में सेट किए गए थे, ठीक है ना. और रीजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी. So now let's do the PMI analysis. Pre के लिए it is important because they can ask you question like this. Consider the following statement with respect to solar programs of the government of India, and you have to identify the correct or incorrect statement. And the statement can be like this: the target of solar power generation is 300 gigawatt by 2030. This statement will be absolutely correct. National Solar Mission was launched in the year 2010. तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है. अंडर द नेशनल सोलर मिशन इनिशियल टारगेट वाज 20 गीगावाट बाय द ईयर 2022. सो दिस वुड आल्सो बी करेक्ट. सो इस तरीके के 3-4 स्टेटमेंट हो सकते हैं रिगार्डिंग द नेशनल सोलर प्रोग्राम्स. एंड यू कैन आल्सो गेट क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनी गवर्नमेंट स्कीम जो भी हमने डिस्कस किए, लाइक पीएम कुसुम से क्वेश्चन हो सकता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर नेशनल सोलर मिशन से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है. Now, mains में it is important in GS3 energy. Despite concerted efforts by the government of India, rooftop solar adoption is not meeting the targets examined.
तो अभी अभी हमने डिस्कस किए रीजंस क्या है, बस आपको वो रीजंस मेंशन करने हैं एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन सॉल्यूशंस एज वेल। तो सॉल्यूशंस में आप लिख सकते हो नंबर 1 देयर इज अ नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स। कंज्यूमर अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम भारत सरकार चला सकती है टू टेल द पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस सोलर पावर, नंबर 1। नंबर 2 द गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सोलर पावर जनरेशन, ठीक है। नंबर 3 क्या हो सकता है इसके अलावा, जो पॉलिसी है या यूं कहो या फ्रेमवर्क है, उसको गवर्नमेंट को ईज आउट करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर, ऑलराइट। एंड इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू दैट व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सोलर पावर जनरेशन। तो स्टेप्स हमने मेंशन कर दिए हैं, वो ये आपको एग्जैक्टली बताने हैं। और इंटरव्यू में दे कैन आल्सो आस्क दैट व्हाई इज इट सो दैट डिस्पाइट various efforts by the government of India, the government is missing the target. We are about to miss the target that was set in 2015, which is 100 gigawatt by the 2022. क्या reasons है इसके पीछे? तो reasons हमने already discuss कर लिए हैं. I will not repeat those reasons. So this is the PMI analysis, guys. I hope it is clear. And now the next article, नेपाल के फॉरेक्स रिजर्व जो है कम हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो उसमें बताया गया है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ड्विंडलिंग फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ नेपाल एंड किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा नेपाल की इकोनॉमी के ऊपर। बट यस, इन दिस वी विल आल्सो डिस्कस कि इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया के ऊपर भी कोई होगा या नहीं होगा। तो लेट्स डिस्कस दिस। नेपाल की जो इकोनॉमी है इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है, एज द कंट्री बाइज अ रेंज ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स अपार्ट फ्रॉम फ्यूल, ठीक है। तो अब हो ये रहा है, जो प्रिवेलिंग कंडीशन है नेपाल की, जो अभी की सिचुएशन है नेपाल की, वो ये हो रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व से वो खर्चा ज्यादा कर रहा है, सेव कम कर पा रहा है, ठीक है। द प्रिवेलिंग वीक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मीन दैट नेपाल इज स्पेंडिंग फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व फास्टर देन इट कैन सेव, ठीक है। तो अब होगा क्या, धीरे धीरे करके फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएंगे। तो अगर फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएंगे तो इंपोर्ट कराना मुश्किल हो जाएगा। अगर इंपोर्ट कराना मुश्किल हो जाएगा तो उसके नेपाल के अंदर जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वो इंपोर्ट करता है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन आएगा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आने लगेगा, ठीक है। सो बेसिकली एक चेन है पूरी। अगर फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो रही है तो नेपाल की इकोनॉमी भी नीचे जा सकती है, क्योंकि अब इनके पास केवल 7 महीने का रिजर्व बचा हुआ है। एज पर दी एक्सपर्ट फ्रॉम नेपाल केवल 7 महीने का रिजर्व बचा है। बट इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो नेपाल की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर भी, बिकॉज ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड अदर वेरियस हिंदूज एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इन नेपाल। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो कि रशिया यूक्रेन इशू की वजह से हुआ है, तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है तो उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स नेपाल के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि देखो नेपाल का जो ऑयल 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 नीड है, ठीक है, जो पूरा का पूरा तेल है वो बेसिकली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पूरा होता है। तो अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास तेल महंगा पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स वो नेपाल को भी महंगा बेचेगा, ठीक है। इसके अलावा डिक्लाइन इन दी फॉरेन रेमिटेंसेस, कोविड-19 के समय जो नेपाली सिटीजन जो बाहर रहते थे उनकी जॉब छूट गई, वो वापस आ गए, तो फॉरेन रेमिटेंसेस कम हो गए, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि जो फॉरेक्स रिजर्व है नेपाल के वो कम हो रहे। नाउ जो एनर्जी सीन चल रहा है नेपाल का, क्या वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और ज़्यादा क्रिएट कर सकता है नेपाल के ऊपर? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो नेपाल की ऑयल नीड्स है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट जो नीड्स है वो पूरी होती है इंडिया की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ कोर्स उसके बदले में पैसा लेगा। तो नेपाल, ये जो नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन है, उसके बाद अभी उसके पास अभी पैसा हो गया खत्म, तो उसने अभी गवर्नमेंट से डिमांड करी थी कि भाई हमें कुछ पैसा दो ताकि हम आईओसी को पे कर सकें। लेकिन कब तक गवर्नमेंट पैसा देती रहेगी? दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन। और जो नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन है, एनओसी जो है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है नेपाल के बैंकों के टूवर्ड्स, नेपाल के बैंकों के सामने, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं है, तो बैंकों को भी डर लगेगा कि हम एनओसी को लोन दें या ना दें, ठीक है। एंड नेपाल की हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जब 2015 में नेपाल ब्लॉकेड हुआ था, उस समय इंडिया की जो फुल सप्लाई थी वो बंद हो गई थी, और उससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया था नेपाल के अंदर। तो एनर्जी क्राइसिस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है नेपाल की इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। अब इसमें इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, मैं 2-4 बेसिक पॉइंट बता देता हूँ आपको। नंबर 1, फॉरेक्स रिजर्व इसके पास अगर नहीं रहेंगे तो जो इंडिया से इम्पोर्ट था वो खत्म। जब इंडिया से वो इम्पोर्ट खत्म कर देगा तो इंडिया के पास, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मान लो आईओसी ने ऑयल दे दिया और उसके बाद
पैसे वो नहीं दे पाए तो इंडिया का पैसा फंस जाएगा। ऑलराइट। दूसरा, ट्रेड में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, तो वो ट्रेड कैसे कर पाएगा। ठीक है। तीसरा, जो डेमोग्राफी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब नेपाल के लोग अगर नेपाल की इकोनॉमी से परेशान हो जाएंगे तो वो कहाँ भागेंगे, इंडिया की तरफ आएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो जो दोनों के आपस में रिलेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो देर आर वेरियस इम्पैक्ट जो कि इंडिया के ऊपर भी पड़ सकता है ऑफ नेपाल्स ड्विंडलिंग फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है। क्योंकि अगर एक कंट्री की इकोनॉमी जो कि पड़ोसी देश है उसकी अगर इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी तो ऑफकोर्स जिसके साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप हैं, ऑल्दो हमारी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट येस देयर वुड बी सर्टेन इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज वेल। ठीक है। प्री में तो इट इज़ नॉट रिलेवेंट, बट मेंस में इट कैन बी आस्क्ड इन GS2 इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। Nepal is spending from its foreign exchange reserve faster than it can save. What impact will it have on India? So Nepal, basically this question is about the decreasing foreign exchange reserves of Nepal. तो आपको बताना है कि उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्यों कम हो रहा है। तो रीज़न हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। और किस तरीके से जो ये एनर्जी क्राइसिस है पूरी दुनिया की, ये इम्पैक्ट कर रही है नेपाल के फॉरेक्स रिजर्व को, और अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट करेगी नेपाल की इकोनॉमी को। और फिर जो इम्पैक्ट अभी अभी हमने डिस्कस किए वो आप बता सकते हैं। एन इंटरव्यू में भी सिमिलर क्वेश्चन दे कैन आस्क व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फॉल इन द नेपाल फॉरेक्स रिजर्व, और क्या इंडिया के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा बट येस पड़ेगा। ठीक है ना। So this is the PMI analysis. I hope guys this is clear, and now let's move ahead to another article. अब इस आर्टिकल को देखो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि वर्ल्ड बैंक ने ये प्रेडिक्ट किया है कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ है दैट विल बी 8% ओवर द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23, एंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 इट वुड बी 7.1%। ठीक है। एंड जो साउथ एशिया रीजन है it is expected to be growing slower by 1% point at 6.6% in 2022 and 6.3% in the next calendar year. और ये जो 2022 है ये कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। ठीक है। तो जो साउथ एशियन रीजन है वो भी, उसका जो ग्रोथ है वो भी डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। ये जो रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है इसका पूरे दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आया है और आने वाले टाइम में और आएगा। ठीक है। तो जो साउथ एशियन रीजन है वो 6.6% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगा in the calendar year 2022 and in the next calendar year it will grow by 6.3%। ठीक है। अब ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब of course they are not going to ask you this question that what is the projected GDP growth of India by World Bank. Of course they are not going to ask, but yes this statement, ये जो statement है ये किसी ना किसी प्री के क्वेश्चन में हो सकती है that World Bank has projected India's GDP growth at 8% for this financial year. तो in that case statement जो है वो correct हो जाएगी। and mains में भी you can make use of this statement, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। एंड सेम फॉर द इंटरव्यू। तो दैट इज वाई इसके लिए मैंने अलग से PMI एनालिसिस नहीं रखा है। देखो देर आर सर्टेन आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि अभी नेपाल वाले में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रॉम दिस आर्टिकल दे कैन नॉट आस्क यू क्वेश्चन डायरेक्टली, बट येस ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दी स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वर्ल्ड बैंक ने इतना % GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है इंडिया के लिए फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट। तो अब ये प्री में किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हो सकता है एंड यू कैन मेक यूज ऑफ इट इन योर मेन्स इन एनी आंसर रिलेटेड टू द GDP, जहां पे भी आप इस तरीके का कोई आंसर फ्रेम कर रहे हो। ठीक है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट डायरेक्टली फॉर योर एग्जाम, बट यू शुड नो अबाउट दिस। UGC ने नए नॉर्म्स इशू कर दिए हैं साइमल्टेनियसली। अब आप 2 कोर्सेज कर सकते हो, and this is about the academic programs only, academic programs, and it is not applicable for PhD के लिए applicable नहीं है ये, और बाकी जो academic programs है उसके लिए applicable है। तो now from now on you can do simultaneously 2 courses from any university। ठीक है। तो you should know about this। and the last article for today, the Gram Swaraj scheme has been extended by the Cabinet Committee on Economic Affairs। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान has been extended up to financial year 2026, and it is also very important article if I talk about the GS2 में आपका एक टॉपिक है एक्ट्स एंड पॉलिसीज एंड ऑल्सो द गवर्नेंस पार्ट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट
things have been mentioned in this article. So CCA has approved the continuation of revamped centrally sponsored scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan from 1st April 2022 to 31st March 2026. Initially, it was implemented from financial year 29 to financial year 2022, and it is being implemented by Ministry of Panchayati Raj, which is headed by Mr. Giriraj Singh. All right. Now, for the extended period, the financial outlay will be 5911 crore, out of which the center share will be 3700 crores. This is 3700. All right. And it will provide support to the rural local bodies in developing the governance capability so that they can deliver on SDGs through inclusive local governance. And that is why this article becomes important for the governance part. All right. It will also strengthen the Gram Sabhas to function as effective institutions in achieving the effective local governance, and it will establish the institutional structure for capacity building of पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. एंड नाउ लेट्स कम टू द पीएमआई एनालिसिस. प्री में तो दे कैन डायरेक्टली आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्कीम डायरेक्टली. So consider the following statement with respect to RGSA, and you would have to identify the incorrect statement in your exam. और statement कैसे हो सकते हैं? That it has been extended till financial year 2026. बिल्कुल सही बात है. It is being implemented by Ministry of Rural Development. No, it is being implemented by Ministry of Panchayati Raj. And initially it was launched for a period financial year 29 to financial year 22. ये बिल्कुल सही बात है. तो इस तरीके के 3-4 स्टेटमेंट आपके एग्जाम में हो सकते हैं. ठीक है. मेंस में अब देखो क्या है, कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन स्कीम से तो नहीं आता कि इस स्कीम के बारे में बताओ, बट ऑफ कोर्स कोई भी अगर गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लोकल गवर्नेंस स्पेसिफिकली, या फिर कोई भी एक्शन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जहां पे गवर्नेंस की बात चल रही है, तो उसमें यू कैन मेक यूज ऑफ दिस आरजीएसए. ठीक है, और काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा. जब आप अपने आंसर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स मेंशन कर देते हो तो वो काफी अच्छा इंपैक्ट देता है. एंड सिमिलरली इंटरव्यू में भी दे कैन आस्क यू दैट लोकल गवर्नेंस. अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताओ भाई लोकल गवर्नेंस के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, तो आप इस स्कीम का मेंशन कर सकते हो. बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा ये. ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइज यू हैव टू डू द पीएमआई एनालिसिस. जरूर अब जबरदस्ती ये भी नहीं मत करना कि मेंस के लिए अब आरजीएसए से क्वेश्चन बना लो. सो यू हैव टू हैव एन आइडिया कि भाई क्या क्वेश्चन बन भी सकता है या नहीं बन सकता है. जबरदस्ती भी क्वेश्चन नहीं बनाना है कि हर आर्टिकल में से अब हम प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. So that is why these sessions are beneficial for you. Please do not waste your time in doing it yourself. All right. And that's it for the session today. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section, and I'll see you in the next session. And if you want to have an all-round preparation of your examination, you can download the Anujundal app from your Google Play Store. And thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.